हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हमारी फ्रेंच की सोसाइटी के बारे में। उसके हमने एक पार्ट को कवर करा। हमने देखा कैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, और हमने उनमें क्या क्या चीज़ों के बारे में जाना। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसी का ये अगला पार्ट है। हमारा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी में फ्रेंच की क्या कंडीशन थी सोसाइटी की। तो हमने ये तो जान लिया कि जो तीन स्टेट थे वो किस तरीके से बटे हुए थे, और पहला और जो दूसरा स्टेट था उसको किस तरीके से टैक्स से एग्जम्पशन थी, यानी वो लोग टैक्स ही नहीं पे करते थे, बस एक जो हमारा थर्ड स्टेट था वही लोग टैक्स दे रहे थे। अब यहाँ पे मैं बेसिकली आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये दो, इसमें मतलब जो पैराग्राफ है, कि जो दो टॉपिक्स हैं उनको कंबाइन करके मैंने इस पूरे टॉपिक को कवर अप कर दिया है यहाँ पे। तो पहला है द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और दूसरा है ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड टू प्रिविलेज। तो ये दो टॉपिक्स को कंबाइन कर दिया है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं इस वाले टॉपिक को कवर करता हूँ, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि वहां के जो लोग थे किस तरीके से सर्वाइव कर रहे थे। स्ट्रगल तो कर ही रहे थे ना, आपने देखा कि टैक्स का कैसे बर्डन था उन लोगों के ऊपर। उसके अलावा और क्या चीजें थी उसके बारे में बात करूंगा, प्लस सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, देखिए, जब इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा मकान। इंसान जी रहा है किस लिए, खाने के लिए। अब वो खाना को ही उसको रोटी नहीं मिलेगी तो कैसे कैसे क्राइसिस आएंगे, क्यों थे ऐसे ऐसे क्राइसिस, अब उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई थी 23 मिलियन से 28 मिलियन, यानी कि 1715 से 1789 तक पहुंचते पहुंचे 28 मिलियन। 28 मिलियन का मतलब हुआ आपका ये 2 करोड़ 80 लाख के अराउंड की पॉपुलेशन हो गई थी, जो 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 80 लाख की पॉपुलेशन हो गई थी। उसके बाद अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी खाने की। तो जो डिमांड बढ़ती है फूड ग्रेन्स की, यानी कि खाने की बेसिक इंक्रीज। ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है ना, इसको मैंने मतलब शॉर्ट में, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। अगर इसको नीचे करूंगा तो मतलब डिक्रीजिंग। तो ये आप थोड़ा समझ लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की डिमांड बढ़ेगी, खाने की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट, लेकिन प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं थी। अब प्रोडक्शन क्यों सफिशिएंट नहीं थी वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। तो जब प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है तो अब यहाँ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट में मैंने कई अपनी वीडियोस में भी बताया, इसको मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, डिमांड है किसी भी चीज़ की खाने की, लेकिन उसका जो मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी नहीं है, सप्लाई। तो इस केस में क्या होगा, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके प्राइस बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब आगे देखिए। तो जब प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं थी तो प्राइस बढ़ेंगे, इंक्रीजेस ऑफ द पर डेट प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो इंसान को चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो वो प्राइस ऑब्वियसली बात है उसके बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ेंगे तो वेजेस फिक्स्ड, नो इंक्रीमेंट। मतलब पहला तो यही हो गया कि प्राइस बढ़ गए, तो यानी कि पहले मैं इसको कवर अप पूरा कर देता हूं। तो जो प्राइस बढ़े, तो प्राइस बढ़े यानी कि इन्फ्लेशन आया, तो मार्केट में क्या था, प्रोडक्ट के दाम बढ़ने लग गए। प्रोडक्ट के दाम बढ़ने लग गए तो इंसान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसान का, सरकार से हमेशा क्या शिकायत रहता है, महंगाई 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 महंगाई, यानी कि इन्फ्लेशन हम जिसको कहते हैं। क्या होता है जब चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो ये चीजों के दाम बढ़ने की वजह से लोग परेशान थे। ऊपर से अवेलेबिलिटी नहीं थी मार्केट में चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट की। आप चलिए हम मान सकते हैं इंसान को जैसे आज की डेट में बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। इंसान को क्या चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, लेकिन ये तो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है इंसान की, खाना। बेसिक रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा, ये जो बेसिक बहुत इंसान को, हर इंसान को चाहिए, और वो भी अवेलेबल ना हो, जैसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह से, तो इंसान तो भड़केगी ना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी। तो वैसी कंडीशन थी फ्रांस की। तो फ्रांस में जब ये सारी कंडीशंस आई, प्राइस बढ़े, उसके बाद क्या था, वेजेस फिक्स, नो इंक्रीमेंट। तो यानी कि बहुत सारा तक का जो थर्ड स्टेट था, यानी कि जो लोग थे, जितने भी लेबर क्लास थे, जितने भी थे, जो जहां भी काम कर रहा था, उनके इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस क्लास है, जैसे मान लीजिए एक दुकान वाला है, चीजों के दाम पीछे से बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो दाम बढ़ रहे तो दुकान वाला भी अपना प्रॉफिट निकालने के लिए प्राइस बढ़ाएगा, लेकिन उसके जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी वेजेस नहीं बढ़ा रहा था वो। तो इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आता है, इसकी वजह से इंपैक्ट आता है, देयर इज अ गैप बिटवीन पुअर एंड रिच, यानी कि गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, कोई बिजनेस क्लास है उसकी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं पीछे से, तो वो तो अपना प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट कमा लेगा, लेकिन जो उसके नौकरी कर रहा है उस इंसान की तो सैलरी नहीं बढ़ा रहा ना वो। तो जब उसकी सैलरी नहीं बढ़ रहा तो वो बेचारा जब खरीदने जाएगा सामान, तो उसके लिए तो महंगाई हो गई, वो कैसे खरीद पाएगा बाकी चीजों को। तो ये तो होती है एक ऐसी सिचुएशन
जिसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो ये देखने को मिल रहे थे हमारे फ्रांस में। और उसके अलावा एक इसमें ये वाला पॉइंट था ना कि प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही थी ज्यादा, उसका कारण था वेदर कंडीशन, यानी कि ड्रॉट और हेल। ड्रॉट और हेल यानी कि वही तूफान, आंधी, बारिश और इन सब की वजह से फसलों का खराब होना। ये उस सदी में काफी कुछ देखने को मिला था। इवन इंडिया में भी ऐसी चीजें देखने को मिली थी कि फसल का बर्बाद होना। और फसल जब बर्बाद होगी तो चीजों की अवेलेबिलिटी कम होगी। जैसे मैं आज के टाइम में बात करूं, टमाटर की हम बात करते हैं। टमाटरों के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो टमाटर के जैसे आज की डेट में दाम है 200 रुपए किलो पार कर गए हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन में कमी आ गई है ना। तो ठीक उसी तरीके से जो ये सारी सिचुएशन होती थी, वेदर कंडीशन खराब होती थी, तो प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए थे, महंगाई बढ़ गई थी, ऊपर से वो राजा ने टैक्स बढ़ा दिया था। तो ये सारी कंडीशंस की वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस होते हैं। तो और लोग कितना सरवाइव कर रहे थे। तो ये तो था मेरा एक टॉपिक जो मैंने इसको कवर अप किया, जिसमें मैंने बताया फ्रेंच के बारे में कि लोगों ने किस तरीके से कैसे कैसे चीजों को झेल रहे थे और कितने दुख में थी। तो स्टार्टिंग से अगर मैं थोड़ा सा कंपाइल कर देता हूं। राजा आया, ट्रेजरी खत्म थी, तो राजा ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दो। ठीक है, चलो टैक्स बढ़ा दिया सारी चीजों पे। अब वो टैक्स का बर्डन किस पे आता है, आम जनता पे। ऊपर से जो दो क्लास था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, उसको तो पैसे की मतलब टैक्स देना ही नहीं था। उसको किसको टैक्स देना था, बस आम जनता को। तो टैक्स दे रही है, ऊपर से ये सारी प्रॉब्लम झेल रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। जब टैक्स बढ़ेगा तो चीजों के वैसे दाम बढ़ रहे हैं, ऊपर से अवेलेबिलिटी नहीं है तो वैसे भी दाम बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीजों से आदमी क्या होगा, पिस गया। और बहुत ज्यादा, अब कोई इंसान को बहुत ज्यादा प्रेशर करोगे, बहुत ज्यादा वो करोगे, तो फिर क्या होगा, एक दिन ब्लास्ट होएगा ना। और वही चीज होती है अब जो हम अगले इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या होता है देखिए, अब ये जो टॉपिक है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड टू प्रिविलेज। तो एनविसेजेस का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग मिडिल क्लास कौन था यहाँ पे, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ग्रोइंग मिडिल क्लास का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ना, 3 स्टेट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में 2 तरह के लोग थे, अमीर भी थे और गरीब भी थे। गरीब तो पिस ही रहा था, जो अमीर आदमी था यानी कि जैसे जो बिजनेस क्लास था, लॉयर था, या थोड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग थे जो अच्छे, तो उनका क्या था बेसिकली, वो लोग अच्छा खाते पीते थे, अपनी लाइफस्टाइल अच्छा एंजॉय कर रहे थे। और अगर उनके रिसोर्सेज हैं तो वो अपनी अच्छी नॉलेज गेन करते थे, अच्छी बुक्स पढ़ना, चीज़ों को समझना, जानना, बड़े बड़े फिलोसोफरों की किताबों को पढ़ना। तो जब उन लोगों ने नॉलेज गेन करी, इसलिए इस टॉपिक में लिखा हो ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो उभर रहा था अच्छा खासा, उन लोगों ने जब नॉलेज गेन करते हैं, तो नॉलेज गेन करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने फिर एक एनविसेज का मतलब होता है एक सोच बनाना, एक कल्पना करना कि सोसाइटी को बदला जाए। इस सोसाइटी को, ये जो सारी चीजें देखने को मिली थी, अब तक हमें ये समझ में आ गया कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, टैक्स सारे लोग नहीं पे कर रहे थे। उसके अलावा वोटिंग राइट्स को भी लेके था, क्योंकि अभी वो वोटिंग के बारे में मैं आगे बताऊंगा क्या सिस्टम था, क्योंकि वोटिंग जैसे वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे। ठीक है, वोटिंग स्ट्रक्चर जब 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम नहीं था, उसके बारे में वो अभी सारा आगे पढ़ेंगे, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो वो भी एक रीजन था, तो वोटिंग राइट्स नहीं थे। टैक्स एक्सेप्शन था, मतलब बाकी लोग टैक्स दे रहे थे, हम लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, बाकी लोग टैक्स नहीं दे रहे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी जिसमें इनइक्वालिटी थी। तो सोसाइटी अनइक्वल उसमें थी, यानी कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर तरीके से अनइक्वालिटी थी। ये सारी चीजें होती है। तो प्रिविलेज मतलब, एंड टू प्रिविलेज मतलब, जो प्रिविलेज उन लोगों को मिलती चली आ रही थी उसको खत्म कर देना चाहिए, और जो काबिल है उसी को मेरिट मिलेगी, मेरिट के उस पर। तो होता क्या है देखिए, तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रिविलेज और सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि वही अब ये सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर रहा था, मतलब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई थी अभी सारी चीजों के। तो अब आप कनेक्ट कर सकते हो प्रोटेस्ट होते होते कैसे ब्रिस्टाइल फोर्ट तक पहुंची थी, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और द थर्ड स्टेट कंट्रीब्यूट इन दिस आइडिया। तो जैसे कि ये आपको बताया ना थर्ड स्टेट के बारे में, कि उन लोगों ने कैसे पढ़ाई लिखाई करी, उस सोच को डेवलप किया, और कैसे फिर उन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया, इस आइडिया को कैसे लेकर आए। उसके बाद, और यहां से फिर वो आइडिया निकल कर आता है हमारा फ्रीडम, इक्वल लॉ, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और यहीं से हमारे इक्वालिटी, फ्रीडम, आज़ादी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें जो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, ये सारी सोच हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही निकल कर आई थी। और यहीं से फिर ये सारी चीज़ें पूरे देश भर में फैली थी। तो अब आप चैप्टर समझ में आ गया होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, हम क्यों उसको हिस्ट्री में इतने अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। आगे और भी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहीं से जो थर्ड स्टेट था, जब इसने जाना इन सारी चीज़ों को, पढ़ा, समझा, और बेहतर तरीके से सोसाइटी में जब इन लोगों ने इस चीज़ को जाना कि मतलब जो इंसान है वो इंसान बाय बर्थ से प्रिविलेज नहीं लेगा, मतलब हर इंसान को मेहनत करके सबको अपॉर्चुनिटी मिलने का अधिकार है। अब जो गरीब है वो तो गरीब ही रह गया ना, पढ़ाई लिखाई का अधिकार भी है, दूसरा वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं है, तो मोनार्क नहीं रह सकता है, कहते हैं ना कि राजा की सरकार नहीं, एक डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो वो सारी सोच यहाँ से डेवलप होती है, और काफ़ी सारे फिलोसोफर्स थे जिनका कंट्रीब्यूशन था इन सारी सोच में। तो मैं एक बार उनके नाम बता देता हूं, जॉन लॉके,
जीन जैक्यूज रोजे और मॉन्टेस्क्यू। उसके बाद क्या होता है, ये लोगों के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे फिलोसफी में। तो फिलोसफी में इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, तो पहले मैं इसकी बात करूंगा। तो इसने बोला था द किंग इज अ कॉमन मैन, किंग एक आम आदमी है, ही इज नॉट अ गॉड, वो कोई भगवान नहीं है, उसको भगवान बना दिया था उस जमाने में। उसके अलावा नो मोनार्की, तो मतलब कोई मोनार्की नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी रहेगी। इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इनका कंट्रीब्यूशन था इक्वल राइट्स और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहां से ये सारी चीजें निकल कर आती है कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए लोगों को। और मॉन्टेग्यू का क्या कहना था, डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ये जो पार्लियामेंट का जो पूरा सेटअप होता है वो पूरा सेटअप होना चाहिए जुडिशरी का। तो ये सारे आइडियाज थे जो इन फिलोसोफर्स का निकल कर आए, और इन्हीं फिलोसफीज को फिर अमेरिका ने भी फॉलो किया था। जब अमेरिका को आजादी मिलती है तो अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं इन चीजों को आजाद किया। तो दोस्तों ये तो था टॉपिक। अब इसके बाद मैं इसमें आखिर में एक चीज बताना चाहूंगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो होता क्या है कि जब ये सारी चीजें होती हैं, जब इस तरीके से होता है, यहां से एक सवाल निकल कर आता है कि ये तो वो लोग थे थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने इन आइडियाज को देखा, समझा, एनालिसिस किया, पढ़ा लिखा और फिर इंप्लीमेंट किया। अब जो थर्ड स्टेट था, मतलब थर्ड स्टेट के जो गरीब लोग थे, उन तक ये बातें कैसे पहुंची, तो उन तक बातें पहुंचाने का काम भी इन्हीं लोगों ने करा। जब किसी ने किताबें लिखी, किसी ने ब्रॉडकास्ट किया, तो क्या होता था ना कि उस जमाने में देखिए एंटरटेनमेंट का इतना साधन नहीं हुआ करता था। कॉफी शॉप, नाई की दुकान जिसको हम बार्बर शॉप कहते हैं, हम कटिंग वगैरह कराने जाते हैं, बाल दाढ़ी, और ऐसी शॉप्स पे बैठ के लोगों ने डिस्कशन करना शुरू करा, आइडियाज को एक्सचेंज किया एक दूसरे से। और जब ये आइडियाज को एक्सचेंज किया, एक दूसरे तक स्प्रेड करा, तो यहाँ पे लोगों ने मतलब पढ़ना शुरू करा। अब जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब इंसान है, जो अनपढ़ है, वो ऐसी जगहों पे जाके सुनने लग गया। क्योंकि उस जमाने में पिक्चर, मूवी, एंटरटेनमेंट नहीं था ना, तो उन लोगों के लिए तो किसी की बातें सुनना, ये सब चीजों का डिस्कशन, डिबेट ज्यादा हुआ करती थी। तो जो अनपढ़ इंसान था उसने सुना इन चीजों को, उन आइडियाज को जाना, समझा और एक दूसरे के पास पहुंचा, और यहीं से रिवॉल्यूशन की क्रांति स्टार्ट होती है। तो यहीं से आउटब्रेक हमारा स्टार्ट होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक हमारी फ्रेंच सोसाइटी का क्या मतलब क्या कंडीशन थी 18th सेंचुरी में, क्या क्या चीजें हुई उन लोगों के साथ, कैसे कैसे सर्वाइवल हुए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखे, और उसके बाद फिर एक कैसे मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास था, वो कैसे ऊपर की तरफ उठता है और कैसे सोच बदलती है। कुछ फिलोसफर्स की वजह से ये सोच निकल कर आती है सोसाइटी में, लोगों तक फैलती है, और कहां से फिर वो आउटब्रेक निकल के फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक आता है। तो अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जानेंगे कैसे होता है। अब राजा यहाँ पे टैक्स बढ़ाएगा और कैसे फिर लोग भड़केंगे और फिर कैसे उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, तो हम इसको जानेंगे अगली वीडियो में। तो ये था मेरा टॉपिक आज का अबाउट हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।